महागठबंधन ने किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं हमें किया। सीएम और पीएम नहीं बनना क्या है। ना 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 आपको ये बात कहते हुए शोभा नहीं देती भाई। अगर आपने किया हो और दूसरा ना कर रहा हो तो आप कहने का अधिकार है कि आपने कर दिया और दूसरे ने नहीं किया। ओवैसी साहब जो बातें करते हैं उससे तो नुकसान ही होगा, उससे फायदा क्या होगा। बिहार में तो नीतीश बाबू लगातार चल रहे, पलटी मार मार के कभी इधर चलते रहते। लेकिन बिहार को कहां ले जा करके खड़ा कर दिया आपने। मुसलमान होकर राजनीति करना, क्योंकि पिछले 11 साल की जो हिंदुस्तान की राजनीति है जिस तरीके से वो बदली है, और मैं कहता हूँ अब कि अब हिंदू तुष्टीकरण होता है। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं मुसलमान को नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि देश का संविधान बचेगा तो हम और आप बचेंगे। ये जो नफरत का एजेंडा देश के अंदर चल रहा है, इस नफरत के एजेंडे से देश के अंदर कभी भला नहीं हो सकता है। अभी आपका एक रिसेंटली बयान बड़ा वायरल हुआ, आपने गाजा और भगत सिंह की बात करी। शहीद आजम भगत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे अपनी जमीन के लिए, और उस आदमी ने देश के लिए फांसी का फंदा चूमना कबूल किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने की औकात इमरान की। जब मुसलमानों के घर पे वहां बुलडोजर चलते हैं तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? मेरे मन में बुलडोजर मुसलमान के घर पे चले या हिंदू के घर पे चले, वो किसी के भी घर पर चले, बुलडोजर का चलना अच्छा नहीं हो। एक दौर था जब इमरान जी ने बात की कि बोटी बोटी की, और सुने ना, अब आप बात करते रोजी रोटी की। मैं रोजी रोटी की बात करता हूं हमेशा, वो सारा फैब्रिकेटेड है। मीडिया जो है, इस देश की मीडिया, वो सबसे बड़ी शक्ति है बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की। आज की मीडिया तो पूरी तरीके से कैप्चर्ड है। आज के एंकर्स की भाषा देखिए आपने। आज कोई आप टीवी के ऊपर न्यूज थोड़ी दिखा रहे हो, अब तो ड्रामा दिखा रहे हो। सोशल मीडिया ने इन सब की बैंड बजाई हुई। चिल्ला चिल्ला करके आप जाहिलों की तरह बोल रहे हो। आप क्या देश के और समाज को संदेश दे रहे हो? ये पत्रकारिता का स्तर होगा। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे मेहमान का जो खास लगाव रहता है वो रहता है कि उनके बयान बड़े विवादित हो जाते हैं, या यूँ कह दूं कि जिस धर्म से वो आते हैं वो आजकल की मीडिया को, आजकल की राजनीति को ज़्यादा सहूलियत भी देते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद जी। इमरान जी, स्वागत है आपका। ठीक है ना मैंने आपके बयान और आपका मुसलमान होना। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। लेकिन बिहार में ये भी लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोग की कांग्रेस पार्टी का या महागठबंधन ने किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। हमें सीएम और पीएम नहीं बनना है। ना 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 क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? नहीं, हमें देखिए ये बात, हमें आपको ये बात कहते हुए शोभा नहीं देती भाई। अगर आपने किया हो और दूसरा ना कर रहा हो तो आप कहने का अधिकार है कि आपने कर दिया और दूसरे ने नहीं किया। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा करके एक तरफ, आप 18% को 20% को इकट्ठा करके फिर वही पोलराइज करा रहे हो ना। हमें पीएम और सीएम नहीं, हमें वो सरकार चाहिए जो हमें प्रोटेक्शन दे दे, जो हमारे हुकूक को, हमारे अधिकार का संरक्षण कर ले। हमने कभी किसी मुसलमान को नेता नहीं माना। हमने नेता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हमने नेता, आप उठा लीजिए मुलायम सिंह यादव को, किसी को भी उठा लीजिए, लालू यादव को, चंद्रबाबू नायडू को, ममता बनर्जी को, लीडर इनको माना है। क्यों ओवैसी साहब नहीं है क्या? नहीं, लीडर इनको माना है। देखिए ओवैसी साहब एक छोटी से हिस्से के अंदर, ओवैसी साहब जो बातें करते हैं उससे तो नुकसान ही होगा, उससे फायदा क्या होगा? उससे तो नुकसान ही होगा। लेकिन ये बात समझनी चाहिए और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना चाहिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन लगातार घट रहा है। ये बात तो उनको भी समझनी चाहिए। अदरवाइज आज नहीं कल नहीं परसों इसके नतीजे आएंगे, ये समझना उनको भी चाहिए। और खास तौर से हमारी जो सेक्युलर पार्टीज हैं उनको समझना चाहिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन लगातार घट रहा है। जहां मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में 66-67 हुआ करता था, अभी 24 पे आ गया, तो लगातार घट रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से तो एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। सत्ता पक्ष का तो एजेंडा ही है, उससे क्या गिला करोगे आप? उसका तो एजेंडा ही है। तो उस दबाव में जो बाकी सेकुलर फोर्सेस थी वो उनके भी कैंडिडेट्स कम हो गए। हाँ, है ना, या कहना चाह रहे हैं? हो रहे हैं साहब। ये सच कड़वी है लेकिन सच बात है, कड़वी है लेकिन तो क्या ये शिकवा आपको अपनी लीडरशिप से भी है? नहीं, मेरी लीडरशिप तो देखिए, मुझे नहीं लगता। हमारी लीडरशिप तो बड़ा
प्रोटेक्शन की बात करती है। हमारी लीडरशिप, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन में भी मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा नहीं, हिस्सेदारी हमारे यहाँ तो ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो ठीक है। तो क्या आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के जरिए कि बिहार की जनता को कि इन्होंने वक्फ बिल में हमारे साथ नहीं दिया, साथ नहीं देना अलग चीज है। नहीं, विरोध किया, हाँ। ठीक है, आप लोगों का साथ नहीं दिया, तो क्या आप ये बिहार के मुसलमान को कहना चाहते हैं कि भैया सोच समझ के वोट करना? मैं मुसलमान को नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि देश का संविधान बचेगा तो हम और आप बचेंगे। और इन्होंने देश के संविधान पर चोट की है। और जो लोग संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उन लोगों का साथ नहीं दिया जाना चाहिए। देश के अंदर संविधान की रक्षा करना सबका परम धर्म है और सबको चाहिए कि संविधान की रक्षा के लिए काम करें। और ये संविधान को सीधे नहीं बदल रहे, तोड़ कर बदल रहे हैं। आप संविधान के अंदर हमें जो अधिकार दिए गए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाने के अधिकार दिए गए, आपने तो सबको इस कानून के माध्यम से रोक दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये, लेकिन इस कानून के माध्यम से रोक दिया ना। तो आप संविधान पर सीधे नहीं चोट कर रहे, घुमाकर क्यों चोट कर रहे? तो चोट तो संविधान पे कर रहे हो, संविधान की आत्मा पर कर रहे हो। ये जो नफरत का एजेंडा देश के अंदर चल रहा है, इस नफरत के एजेंडे से देश के अंदर कभी भला नहीं हो सकता है। बीजेपी ने पिछले 12 साल के अंदर, आप बताइए, बिहार को ही ले लीजिए, सिर्फ मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार में तो नीतीश बाबू लगातार चल रहे हैं। बिहार के अंदर नीतीश बाबू पलटी मार के कभी इधर चलते रहते। लेकिन बिहार को कहां ले जा करके खड़ा कर दिया आपने? बिहार का नौजवान तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर परेशान फिरता है। आप दुबई चले जाइए, आप सऊदी अरब चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, आपको सब जगह सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेगा तो बिहारी मिलेगा। सब जगह कारोबार के लिए बिहारी मिलेगा। क्यों बिहार के अंदर रोजगार नहीं है? क्या कारण है कि बिहार में आप इतने साल शासन करने के बाद भी रोजगार नहीं दे सके? लास्ट इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री जी वादे कर आए थे कि हम मिले लगवा देंगे, कारखाने, कितने कारखाने खोले? स्पेशल पैकेज की बात की थी आपने, स्पेशल पैकेज, आपने बहुत कुछ वादा किए थे। आप एक वादा तो बताइए, आप एक वादा बताइए आपने पूरा किया। अभी तो आप कहेंगे कि आप तारे तोड़ के लाओ, तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे हाँ मैं तारे तोड़ कर आपके पास भिजवा दूंगा। लेकिन चुनाव खत्म, बात खत्म। इमरान जी, एक बात और है ना, आप ये कहते हैं वही वायदे करते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तमाम चीजें हैं, सामाजिक सौहार्द नहीं है, बावजूद उसके फिर वही जीतते हैं। वोट तो उन्हीं को गिर रही है ना। देखिए, वोट उनको गिर भी रही है और चोरी भी हो रही है, दोनों ही चीजें हैं ना। वोट चोरी भी तो हो रही है। ठोस प्रमाण तो नहीं है वोट चोरी का ना। इससे ज्यादा ठोस क्या प्रमाण होगा जो राहुल जी ने दिया? इससे ज्यादा ठोस प्रमाण क्या होगा? उनकी वोटर लिस्ट में उनके डॉक्यूमेंट से प्रूव्ड डॉक्यूमेंट दिए, आप ही की वोटर लिस्ट है। आपकी वोटर लिस्ट के अंदर सारे सबूत के साथ के फला मकान में फला नंबर पे इतने आपने वोट कैसे बना दिए, कमरे में 80 वोट कैसे हैं, सारे सबूत दिए। अब इन तमाम सबूतों के बाद भी इलेक्शन कमीशन संज्ञान ना ले और एसआईआर के माध्यम से लोगों को मताधिकार से वंचित कर दे, यह कहां तक उचित है? सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आप आधार कार्ड को मानने पर तैयार हुए। आधार तो वैलिड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया आधार, वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसको भी आप मानने को तैयार नहीं हो। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया था ना, इसलिए नहीं मान रहे होंगे। तो ये पार्टी का मतलब नहीं है, सरकार का वैलिड डॉक्यूमेंट है ना, तो सरकार उसे अवैध करार दे देती। इतनी कवायद करके ये काम हुआ था। अब लेटेस्ट जो एसआईआर की घोषणा हुई है बाकी राज्यों में, उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि आधार वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कहा था कि ये वैलिड डॉक्यूमेंट है और आपको इसको मानना पड़ेगा। अब बार बार ये लड़ाई कौन लड़ेगा जाके सुप्रीम कोर्ट में कि सर आपने ऐसा कहा था और अब सरकार, अब चुनाव, नहीं, हम लोग लड़ेंगे। ऐसा है, कोई भी निरंकुश नहीं है देश के अंदर, कोई भी निरंकुश, कोई संस्था अगर चाहे कि वो निरंकुश बन जाए तो नहीं हो सकता। संविधान में इसका प्रावधान है कि हर चीज पे चेक एंड बैलेंस है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार नहीं कर पाओगे। अभी आपने कहा कि आपकी लीडरशिप, खासतौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन लोगों ने मुसलमानों की खुल के बात की है, वक्फ बिल की खुल के बात की है। आपको नहीं लगता कि जब ये लोग खुल के मुसलमानों की पैरवी करते हैं या उनके हक की बात करते हैं तो उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान होता है? देखिए, नुकसान और फायदा नहीं, हक की बात करनी चाहिए। अगर सारे मुसलमान नाराज हो जाएं एक आदेश रावल की बात करने से, मैं आदेश रावल की बात करूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा
कि मुसलमान खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है, क्योंकि मैं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं और हक बात का कहना मुझे मेरा इस्लाम सिखाता है। तो हक बात कहनी चाहिए, सच बात कहनी चाहिए, ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन नाराज होगा और कौन खुश होगा। वर्किंग कमेटी में भी एक बात उठी थी कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि आप ज्यादातर मुसलमानों की बात करते हैं इसलिए नुकसान होता है हमें वोटों का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का काम है कि वो सबकी बात करें। कांग्रेस किसी एक धर्म का नाम नहीं है या किसी एक धर्म की विचारधारा का नाम नहीं है। कांग्रेस के अंदर पूरे देश का समावेश है। कांग्रेस देश के दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, ये इनकी आवाज है। कांग्रेस किसी एक विचारधारा के साथ बंद करके किसी से नफरत नहीं करती है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने की बात की। नुकसान हुआ है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अपने सिद्धांतों से कभी डिगी नहीं। राहुल जी को आप अपने बात से डिगा नहीं सकता कोई भी। तो राहुल गांधी एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व, तमाम मीडिया हाउसेस लग गए राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज करने में, लेकिन चांद के ऊपर, सूरज के ऊपर धूल फेंकने से अपने मुंह पर गिरती है। और सत्य जो है, सच जो है, वो छुप नहीं सकता, वो उजागर होकर रहता है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी का सच लोगों के सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी आज ऐसे बन गए ऐसा नहीं है, राहुल गांधी यही थे, इसी विचारधारा के थे, इसी विचारधारा को मानने वाले थे। लेकिन राहुल जी को डैमेज करने का काम एक मुनज्जम तरीके से किया गया पूरे देश के अंदर। आपको नहीं लगता कि जब आपकी लीडरशिप इस तरीके की बात करती है, थर्ड टर्म बीजेपी का चल रहा है लोकसभा, मतलब केंद्र में, और लगभग 15 साल 2029 से पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा राज्यों में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है पूर्ण बहुमत की, इसीलिए ये नतीजे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी 2004 में भी इसी तरह की पोजीशन थी, वापस आ गए थे ना। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो आपकी कमी है, खामी है, जिन वजहों से आप जीत करके आ रहे हो, वो सारी पकड़ी जा रही हैं सबूत के साथ, लोगों के सामने भी आ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो खत्म होगा। बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक लेके आए, मुसलमानों के घर बना रहे हैं, वक्फ बिल लेके आए, जिससे जो डोमिनेटिंग मुसलमान थे, जो पुराने बैठे हुए हैं, उनका कंट्रोल तोड़ने के लिए। पहले प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि देश के अंदर मुसलमानों के तलाक के कितने मामले पेंडिंग हैं और गैर मुस्लिम के कितने मामले पेंडिंग हैं। आंखें चौड़ी हो जाएंगी। आप बता दो। नहीं, आंखें चौड़ी हो जाएंगी। रेशो के अंदर इतना है, ये सांख्यिकी डिपार्टमेंट से मंगवा लीजिए, एग्जैक्ट पता चल जाएंगे। उतना ही डिफरेंस जनसंख्या का भी तो है। 80% अगर हिंदू और 20% मुसलमान हैं, तो अगर रेशो में ही निकाल लीजिए ना। रेशो में भी निकाल लीजिए। आप मुसलमान बहनों को न्याय दे रहे हैं, हिंदू बहनों को भी तो न्याय दे दो। देखिए, मुसलमान, आप कानून ले आओ या कुछ भी ले आओ, मुसलमान के जो रिचुअल्स हैं वो उनसे हटेगा नहीं, उन रिचुअल्स को ही मानेगा। और हमें उसके लिए जरूरत भी नहीं, हमें उसके लिए जरूरत भी नहीं। कितने लोग 2 शादियां कर पाते हैं? कितने लोग, ये 4-4 शादियों का जो कंसेप्ट है, कितने लोगों की 2 शादी हैं? आप उठाइए समाज के अंदर। समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, इसको अच्छा नहीं माना जाता समाज में। एक्सेप्शंस हैं, लाखों में कोई 1-2 होगा, लाखों में एक्सेप्शन है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान जो है वो 2 शादी 3 शादी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मुमकिन ही नहीं है। कैसे? फाइनेंशियली मुमकिन नहीं है? ना फाइनेंशियली मुमकिन है, ना भैया शादीशुदा आप भी हो, मैं भी हूं, क्या मुमकिन है? आप बताओ, मुमकिन होता है क्या? नहीं होता। हम जिस समाज में रह रहे हैं, कोई असर पड़ा है ट्रिपल तलाक का? कुछ नहीं है, कोई असर नहीं। ना उसका पहले असर था, ना अब असर है। क्या फर्क पड़ रहा है? तलाक देना बहुत भारी काम है, आसान नहीं है किसी के लिए तलाक देना। और ये जो मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को पक्के घर बना के दिए जा रहे हैं, तो ये मुसलमानों पे एहसान कर रहे हैं क्या? मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? जो सबको मिल रहा है वो उनको अगर मिल रहा है तो वो देश के नागरिक नहीं है क्या? या मैं इसको ऐसे कहूं कि सब गरीब लोगों को मिल रहा है, उसमें मुसलमान भी हैं। अगर गरीबों को मिल रहा है, आपने तो 22 तक सबको छत देने का वादा किया था, फिर सबको छत मिल गई क्या?
आपके वादे तो है ना, ये मैं उन्हीं के वादे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था 22 में तक सबको छत दे देंगे, तो 22 तक सबको छत मिल गई क्या? 22 तक किसान की आमदनी दुगुना कर देंगे, किसान की आमदनी दुगुना हो गई क्या? अब तो 25 आ गया। अब क्या बताएंगे? नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ नौजवान के रोजगार का? सारे फैसले आपके सरकार के जो है, कोई ये इस वक्त हम लोग एक बबल के अंदर हैं और ये कभी भी बबल फूटेगा, क्योंकि व्यापार जो अर्थव्यवस्था है हमारी, वो अर्थव्यवस्था इस तरीके से जकड़ी गई है कि उसके अंदर गरीब आदमी का कोई स्पेस नहीं बचा है। अभी तो अनाउंसमेंट किया मोदी जी ने कि जीएसटी उत्सव मनाएगा देश और जीएसटी की स्लैब्स तो पहले जो आपने लगाया था जीएसटी, उसके लिए आपने मास्टर स्ट्रोक कहा था, तो आप कहिए कि आप गलत थे। राहुल जी ने तब भी कहा था कि गलत किया, और अब भी कहा राहुल जी ने गलत किया। उसके नतीजे भी 3 महीने में देख लीजिएगा क्या होगा। जो आपने स्टॉक लगा हुआ था जिनके पास, आपने बढ़ी हुई जीएसटी दरों पर उन्होंने माल ले लिया, दिवाली के ऊपर खरीद लिया और दिवाली पर सामान बेचा और घटी हुई जीएसटी के ऊपर बेचना पड़ गया। तो पूंजीगत नुकसान छोटे व्यापारी का हो गया। आपने जो फिनिश गुड्स है उसके ऊपर 5% कर दिया जीएसटी, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल उस पर 18% है। वो जो 13% का गैप है वो कहां से फिल होगा? वो कौन देगा? वो जो 13% का गैप आ रहा है वो कौन देगा? फैसले ले रहे हैं, पहले वो मास्टर स्ट्रोक था, अब ये मास्टर स्ट्रोक है, कल को इससे जब नुकसान होगा फिर इसे बताएंगे हमने एक और नया मास्टर स्ट्रोक मार दिया। पिसता तो गरीब बेचारा आदमी है, पहले एमएसएमई वाले पिसे, कितने कारखाने बंद हुए, अब के छोटे दुकानदार पिसेंगे। आपको लगता है कि मीडिया जो है, इस देश की मीडिया, वो सबसे बड़ी शक्ति है बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की? क्योंकि जब मैंने यूपीए का दौर देखा एज ए जर्नलिस्ट, उस दौर में यूपीए सरकार की जो फजीयत हुई तमाम स्कैम्स को लेके, एलएज स्कैम्स को लेके, क्योंकि वो बाद में साबित नहीं हुए, 2G, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ, ये सब आते गए, और मीडिया ने एक ऐसा शो दिखाया देश की जनता को कि कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पे सिमट के रहेगी और थर्ड टर्म तक उभर नहीं पा रही है। और आज की जो मीडिया है वो बदल गई है। देखिए, आज की मीडिया तो पूरी तरीके से कैप्चर्ड है। आज के एंकर्स की भाषा देखिए आपने, कैसे बोलते हैं। आज कोई आप टीवी के ऊपर न्यूज थोड़ी दिखा रहे हो, अब तो ड्रामा दिखा रहे हो। 4 लोगों को बैठाते हो, मुर्गों की तरह लड़ाते हो और लोग मनोरंजन कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ है? आज कोई टीवी चैनल देख रहा है? अब रेटिंग देखिए कहां से कहां गिर गई। अब ये आपका सोशल मीडिया ने इन सब की बैंड बजाई हुई है, इसीलिए क्योंकि टीवी के ऊपर मिलता ही कुछ नहीं। टीवी के ऊपर तो 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी सब, मैं तो टीवी का चैनल आएगा बदल दूंगा। अरे कौन सुनेगा बकवास भाई? नहीं देखते आप? अरे क्यों देखें इनकी बकवास? चिल्ला चिल्ला करके आप जाहिलों की तरह बोल रहे हो। आप क्या देश के और समाज को संदेश दे रहे हो? यह पत्रकारिता का स्तर होगा जो स्तर आज पत्रकारिता का हो गया है, क्या आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो? अभी आपका एक रिसेंटली बयान बड़ा वायरल हुआ, आपने गाजा और भगत सिंह की बात करी। एक मिनट, वो मैं जानना चाहता हूं कि वो पूरा बयान क्या था, आपने क्या कहा था? देखिए, ऐसा है, शहीद आजम भगत सिंह, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा स्वतंत्रता के लिए अलग थी। जो दूसरे लोग हैं, मैं कहीं भी मुक्ति आंदोलन चले हूं, साउथ अफ्रीका के अंदर आप ले लीजिए, नेल्सन मंडेला साहब को 40 साल जेल में रखा। पहले उन्हें आतंकवादी भी बताया गया, नहीं बताया गया, फिर उनको पीस अवार्ड भी दिया गया। लड़ाई वो लड़ रहे थे अपनी जमीन के लिए। शहीद आजम भगत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे अपनी जमीन के लिए। नेल्सन मंडेला की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा, भगत सिंह जी की विचारधारा अपनी विचारधारा थी। वो थोड़ा सा मतलब लेफ्ट की तरफ उनका झुकाव रहा। गरम दल के थे आप? हाँ, नरम दल और गरम दल। हाँ, गांधी जी वाला नहीं था उनका। उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी, लेकिन मकसद एक था। मकसद था अपनी जमीन, अपना देश। और उस आदमी ने देश के लिए फांसी का फंदा चूमना कबूल किया, लेकिन माफी नहीं मांगी, इनकार नहीं किया। और यह देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस आदमी ने भगत सिंह जी को फांसी देने से इनकार कर दिया और इस्तीफा देकर चला है,
जस्टिस आगा हैदर, उनको देश जानता नहीं। और जिस आदमी ने सर शादीलाल ने उनको फांसी दी, उनकी शुगर मिल और फैक्ट्रियां तमाम आपको देखने को मिलेंगी। ये देश, इसके ऊपर नहीं बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे बयान पे शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने की औकात इमरान की, और मैं तो उनका भाई, मेरे तो सहारनपुर से है, मेरे तो सहारनपुर से है उनका ताल्लुक, उनका पूरा परिवार सहारनपुर में नहीं रहता। उनके भाई हमारे मिनिस्टर रहे। अच्छा, भगत सिंह जी के भाई हमारे यहां मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, उनके भतीजे अब भी रहते हैं मेरे सहारनपुर में ही। क्या ऐसी बातें करेंगे कि जिनका सर ना पैर, आप अधूरी बात करके कर देंगे। तो क्या थी पूरी तो मैंने ये बात कही थी कि ये लड़ाइयां जो हुई हैं, ये आंदोलन है, हर के अलग अलग तरीके हैं। हमास जो लड़ रहा है, हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। इजराइल ने जमीन कब्जा की है, झगड़ा इस बात का ही तो है। और क्या झगड़ा है बताइए मुझे? इतना सा तो कंट्री, इतना ही तो झगड़ा है, इसके अलावा क्या झगड़ा है? और हम एज एन इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट, हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, प्रियंका गांधी आई थी उनके समर्थन में पार्लियामेंट में एक बैग लेकर जिससे फिलिस्तीन लिखा प्रियंका हुआ। जी नहीं, पूरी, मैं सिर्फ प्रियंका जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं साहब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलिस्तीन के साथ है। यूनाइटेड नेशन में हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आप मुझे बता रहे हो ये इनके सोकॉल्ड इनके छुटभैये नेता हैं? अरे आप बताओ ना, यूनाइटेड नेशन में क्या किया आपने? क्योंकि वो हमारी कूटनीति और विदेश नीति की जरूरत है। इजराइल ना हमारा था, ना है, ना होगा। नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद जो इंटरनेशनल जो भी डिप्लोमेसी रही उसमें कुछ नजदीकियां बढ़ी इजराइल के साथ में, लेकिन इनिशियली फिलिस्तीन के साथ भारत सरकार नहीं थी। उसके बाद मैं अब आपने मेरी बात सही पकड़ ली। हाँ, भारत सरकार ने जो गलतियां की उनका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। कारण समझिए, हमारे दोस्त नहीं रहे, दुश्मन तो कभी हमारे हो नहीं सकते। अब जब इनकी समझ में आया, जब सऊदी अरब का पाकिस्तान का पैक्ट हो गया, सऊदी अरब पाकिस्तान का क्या लेना देना था? सऊदी अरब के सबसे बड़े साझेदार हम, सऊदी अरब सबसे बड़ा दोस्त हमारा, हम ईरान के सबसे बड़े साझेदार हम, ईरान सबसे करीबी दोस्त हमारा, और इस हद तक हमारा दोस्त कि वो यूनाइटेड नेशन में खड़ा होकर के कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मुखालफत में हमारी साथ दे रहा। हम ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, हम रशिया के साथ नहीं खड़े होते हैं। रशिया ने भी दूसरे रास्ते इधर उधर देखना शुरू कर दिए। जब उनकी समझ में आया कि ये विदेश नीति और कूटनीति पूरी तरह से फेल हो रही है, तब ये जाकर के यूनाइटेड नेशन में खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। देर से आए। हाँ, वरना अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1978 में एज एन फॉरेन मिनिस्टर जो भाषण दिया था, अगर वो सुन ले तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये पार्टियों की और विचारधाराओं की बात नहीं, ये देश के विदेश नीति और देश की कूटनीति, ये राजनीति से ऊपर होती है, ये देश के लिए है। तो इसके अंदर जो अपनी दखलंदाजी आपने शुरू की, माय फ्रेंड ट्रंप, अरे ये क्या तमाशा है भाई? माय फ्रेंड ट्रंप, आपने क्या ले लिया ट्रंप से? ट्रंप ने आपका बैंड बजा दिया और ऐसे धमकाता है। आप सुनिए, ट्रंप चाइना को नहीं धमका पाता, ट्रंप यूक्रेन को नहीं धमका पाता, जो उसका सहयोगी है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट छोड़कर आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे प्राइम मिनिस्टर में इतना भी दम नहीं बचा कि वो दो लफ्ज ही बोल दें। आज फिर लेटेस्ट स्टेटमेंट आया ट्रंप साहब का, उन्होंने कहा कि 7 जहाज गिरे हैं ऑपरेशन सिंधु के दौरान, यही और मैंने इस युद्ध को रुकवाया है ट्रेड का हवाला देके। आज का लेटेस्ट स्टेटमेंट है कुछ देर 140 करोड़ लोग हमारे देश में, बहुत बड़ी मार्केट है। क्या अमेरिका को हमारी मार्केट की जरूरत नहीं है? हम क्यों बिल्कुल घुटनों पर आकर के उसके सामने जाना चाहते हैं? उस गुलामी की मानसिकता से जिसको हमने सदियों झेला है, बड़ी मुश्किल से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को खड़ा किया था। हम लोग अपने दम पर चलने की बात करते थे। जब राहुल जी ने अभी पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया था, आपने सुना होगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर, उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए,
उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग बेस होनी चाहिए। आपने उसको कंज्यूमर बेस कर दिया, उपभोक्ता आधारित कर दिया। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि लोग हमें सिर्फ धो रहे हैं, हम सिर्फ खरीदार बन गए, तो हमारे लोगों को तो नौकरी मिल नहीं रही, हमारे लोग तो काम के लिए धक्के खा रहे हैं। तो ये जो देश के अंदर चल रहा है, ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं भी कह रहा हूं बबल में हैं, कर्ज के अंदर हम विश्व के अंदर नंबर 1 हो रहे हैं। इतना कर्ज हमारे ऊपर हो गया पिछले 10 साल के अंदर। इमरान जी, अब आपके राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। वहाँ बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी की है, और अक्सर वहाँ बुलडोजर की बात होती है और चलते भी हैं। जब मुसलमानों के घर पे वहाँ बुलडोजर चलते हैं तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? मेरे मन में बुलडोजर मुसलमान के घर पे चले या हिंदू के घर पे चले। अभी मेरठ के अंदर बुलडोजर चला, पूरी मार्केट गिरा दी, मैंने देखा कल, पूरी मार्केट गिरा दी। वो किसी के भी घर पर चले, बुलडोजर का चलना अच्छा नहीं होता। ध्वस्तीकरण जो है वो कभी अच्छा नहीं होता। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में 2,500 रुपए तो दिए थे महिलाओं के। दिल्ली के अंदर झांसे में आ गए, उसके बाद तो वो भी नहीं आए दोबारा। नहीं, झांसे में आ गए, जल गया ना झोपड़पट्टी के ऊपर जो कीमती प्लॉट हासिल करने थे, चला दिए ना बुलडोजर, प्लेन कर दिए बिल्कुल। ये यही देख लीजिए जाकर निजामुद्दीन के नीचे मद्रासी कॉलोनी, प्लेन कर दी बिल्कुल। क्योंकि इनका मकसद अपने दोस्तों को, मित्रों को फायदा पहुंचाना होता है। अब बिहार में 10-10 हजार का ऐलान करा है भाई। 2,500 में तो घर छीने हैं, 10-10 हजार में पता नहीं क्या छीनेंगे अगर ये आ गए। बिहार वाले होशियार हो जाएं। दूसरी किस्त भी जा रही है 1 तारीख को। कहते रहा बिहार वाले होशियार हो जाएं। ये किस्त जो है 14 नवंबर तक है। 14 नवंबर के बाद क्या क्या छिनेगा ये पता चल जाएगा। बहुत शोर मचा था, इन्होंने तो बहुत शोर मचाया था कि वो क्या मंगलसूत्र छीन लिया था। मंगलसूत्र बहुत शोर मचा था लोकसभा चुनाव में। अब तो मंगलसूत्र बनाना भारी पड़ जाएगा। सोने का भाव आसमान पे चढ़ गया। सोने का भाव कब बढ़ता है? जब ब्लैक मनी मार्केट में ज्यादा हो जाती है, जब सोने का भाव बढ़ता है। लेकिन अब तो 1 लाख से ऊपर चला, 1.25 लाख से ऊपर चला गया। हाँ। अब थोड़ा कम आया, 10,000 कम हुआ है। खेल चलता है ना, ये तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं। क्या खेल है ये, मुझे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो सोने के माध्यम से पैसा इधर लाते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं। पता चला इसमें छोटे जो निवेशक हैं वो बेचारे सब गए। आपने क्रिप्टो करेंसी का देखा था कि क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ था? क्रिप्टो करेंसी में भी तो यही हुआ था। पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, नेक्सस है पूरा। एक दौर था जब इमरान जी ने बात की कि बोटी की, और सुने ना, अब आप बात करते रोजी रोटी की ना। मैंने तब बोटी की नहीं, तब भी रोजी रोटी करता था ना। मैंने सुना एक लेटेस्ट भाषण आपको, उसमें आपने रोजी रोटी की बात करी। मैं रोजी रोटी की बात करता हूं हमेशा। मुझे तो मीडिया ने प्रस्तुत कर दिया था। वो क्या था वो बयान? वो कुछ भी नहीं था ना, वो बयान था, वो कुछ भी नहीं था। किस संदर्भ में नहीं, वो किसी, देखिए वो सारा फैब्रिकेटेड है, पूरा फैब्रिकेटेड है। जबकि वो घटना दिखाते हैं मार्च की, कि 2 मार्च की। जो मेरे साथ उसमें साथी बैठा है वो मेरा दिसंबर में एक्सपायर कर गया, वो तो इन्हें पता नहीं था, इसीलिए मुझे कोर्ट से फौरन जमानत भी मिल गई थी। भाई तुम 2 मार्च की दिखा रहे हो तो 14 ये तो दिसंबर में एक्सपायर कर चुका। वो सब फर्जी तरीके से मतलब बनाया गया था, उसका कोई आधार ही नहीं है। मेरी छवि को जो है हुई नहीं मैं हम लोगों की परवरिश नफरतों के बीच में नहीं हुई, हमारी परवरिश मोहब्बतों के साथ हुई है। और हमें चाचा ताऊ जो है हमारे, सिर्फ मेरे खून के चाचा ताऊ नहीं थे, मेरे जो मोहल्ले के, परिवार के, पड़ोस के, वो सब चाचा ताऊ की तरह रिश्ते निभाए हमने, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान। तो क्या मैं इसको ऐसे कहूं कि आपके उस जिस आप फैब्रिकेटेड वीडियो कह रहे हैं उससे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई? हाँ, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए मेरी इमेज को डैमेज किया गया, मेरी इमेज डैमेज कर दी। वो तो लोगों ने, अच्छा हुआ बाद में सब चीजें समझ में आई लोगों के। अब अल्लाह का शुक्र है सब जानते हैं कि इमरान क्या है। अभी चुनाव मुझे जिता करके भेजा लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे दलितों ने वोट दिया, मुझे ठाकुरों ने वोट दिया, मुझे पिछड़ों ने वोट दिया, मुझे सब जाति के लोगों ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने वोट दिया, मुझे सब जाति के लोगों ने वोट दे दिया। इस बार जिता दिया, मुझे भारी वोट के साथ जिताया।
आप इमरान जी, आप सपा में भी रहे, बसपा में भी रहे, अब आप कांग्रेस पार्टी में हैं, और जब आप लास्ट टाइम कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे थे तो उस मीटिंग में आपने कहा था कि राहुल गांधी बैठे हुए थे कि मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है। हाँ, तो गलती तो क्या हुई थी। क्या हुआ था उस मीटिंग में? नहीं नहीं, मैंने, वो तो राहुल जी तो मेरे नेता है, उनके सामने कह दिया, वो बड़ी बात नहीं है, उनके सामने तो कह ही दूंगा मैं जब जा रहा था पार्टी छोड़ करके, मेरे जब के स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था। फिर क्यों गए थे? मेरे लोगों ने, राजनीति के अंदर लोग जो आपके साथ हैं, उन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था बहुत ज्यादा, और मैं मेरे उस वक्त के स्टेटमेंट उठाइए, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, धकिया करके मुझे कहां ले जा रहे हो। या उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की ऐसा माहौल 2024 में बनेगा, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर की बात हो रही थी और कांग्रेस पार्टी की ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि मैं उम्मीदों की वजह से राहुल जी के या प्रियंका जी के साथ नहीं, उम्मीदों की वजह से नहीं। लेकिन राजनीति में उन्होंने मुझे, नहीं, मेरी राजनीति चले या ना चले, राजनीति चले या ना चले, मैं जिस भी 2 साल में बाहर रहा, दोनों साल मेरे पूरे स्टेटमेंट उठा लीजिए, मैंने हमेशा राहुल जी और प्रियंका जी के बारे में जो कहा है वो सब कुछ पब्लिक पर, उस प्लेटफॉर्म पर है। मैंने कभी इस बात को इनकार ही नहीं किया, जो वो हैं, जो उनके लिए मैं आज बोलता हूं, वही मैंने उस वक्त भी बोला जब मैं दूसरी पार्टी में था। ऐसा मैं, ये नहीं है कि, क्योंकि मेरा उनके साथ ताल्लुक इस तरह का नहीं है कि मैं राजनीति के लिए उनके साथ हूं या मुझे तो बनाया ही उन्होंने है, ये सब कुछ उन्हीं का तो है। जब से आप सांसद हुए हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, कहीं मुलाकात हुई है मोदी जी से? हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, नमस्ते करते हैं। मतलब कभी आमने सामने मुलाकात हुई? नहीं, नमस्ते बस। कभी आपने कहा कि वक्फ बिल आप क्या ले आए सर? ये नहीं नहीं नहीं, हम तो नारेबाजी और ये सब करते ही हैं, तो सब दिखाई देता है, बस बाकी कुछ नहीं। आप, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि आपके चाचा राजनीति में थे, मसूद साहब जी। आपका राजनीति के साथ जुड़ाव कब हुआ, कैसे हुआ, कब आपको लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स आँख खोलते ही। हाँ, जैसे मैंने 1987 में हाँ, पदयात्रा की थी पूरे जिले की। तब आपकी कितनी आयु थी? 17 साल। पूरे सहारनपुर की? पूरे सहारनपुर में पैदल चल रहा, पूरे सहारनपुर में गांव। अच्छा। पदयात्रा की थी, और फिर उसके बाद मैं लखनऊ चला गया। मेरे पापा ने कोशिश की कि मैं जाके पढ़ूं, तो वहां भी जाके नेतागिरी शुरू कर दी थी। क्या किया वहां भी मैंने यूनियन के इलेक्शन में मसरूफ रहता था पूरा कॉलेज में? हाँ, जनता दल का उसका दौर आया था, जनता दल से पहले दौर है, तो हम साथ में थे। ये चौधरी अजीत सिंह साहब, और ये पार्टी का डिवीज़न हुआ, लोकदल आ लोकदल बा बना, तो हम चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहे। फिर चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहते हुए फिर जनता पार्टी, चंद्रशेखर जी आए, वीपी सिंह साहब आए, अरुण नेहरू साहब आए, फिर जनता पार्टी का, जनता दल का गठन हुआ। उसके फॉर्मेशन में मैं चाचा के साथ लगातार साथ फिरता था। फिर सरकार बनी। फिर 1989 में नेताजी जब चीफ मिनिस्टर बने, उसमें बड़ा हंगामा तिलक हॉल में हुआ था, उसमें भी मैं वहाँ मौजूद था। तो बचपन से लगातार चलता रहा। तो पहली बार विधायक कब बने आप? 2007 में। कौन सी पार्टी से? इंडिपेंडेंट बन के आए। और तब आपके चाचा जी राज्यसभा में थे? चाचा उस वक्त लोकसभा में थे। मतलब फाइनली जो मसूद परिवार की लेगेसी थी वो आपके पास आई, राजनीतिक जो लेगेसी थी। मेरे दादा भी एमएलए रहे। हाँ, मेरे दादा भी एमएलए रहे। और दादा मेरे 1923 से, बड़े दादा, फिर छोटे दादा, वो चेयरमैन रहे वहाँ नगर पालिका के। फिर मेरे फादर रहे, चाचा एमपी रहे, फिर चाचा के बाद मैं हूँ। एक और विवाद हुआ उत्तर प्रदेश में, आई लव मोहम्मद का। अरे ये नहीं, क्या है, देखिए पता क्या होता है, आप जब हम बैठ के बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप इसके बारे में विस्तार से बताएं, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये विवाद है क्या, क्यों हुआ ये। मैं बता रहा हूँ, देखिए, आई लव मोहम्मद किसी मुसलमान को कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के दिल में है। हर मुसलमान इस बात की गारंटी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है। ये गारंटी है मुसलमान होने की, पहली गारंटी मुसलमान होने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो फिर ये क्या तमाशा कर रहा है? तो हुआ क्या? और ये 4 लड़के पोस्टर लेके चलेंगे, पुलिस लाठी चला देगी, पुलिस को तो चाहिए। ये बेवकूफी के अंदर आप उनके ट्रैप में फंस रहे हो।
आप मस्जिद जाओ, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है, मस्जिद प्रदर्शन के लिए नहीं है, मस्जिद नमाज के लिए है। जाइए, इबादत करिए, इबादत करके वापस आइए। बाहर खड़े होकर के आप पोस्टर लहराएंगे, क्यों लहरा रहे हैं? और आप पोस्टर लहराएंगे, उसके बाद फिर पोस्टर फाड़ेंगे, लोग पोस्टर फाड़ेंगे, उसकी बेहुरमती करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्यों कर रहे हो हरकत जिससे तुम्हें टारगेट बना के नफरत के उस पर? वरना लव के अंदर किसी को दिक्कत नहीं होती है। क्या बरेली में क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? उसके बाद लोगों के ऊपर मुकदमे, 2800 लोगों पर मुकदमे, हाथ पैर तोड़ दिए, गोली तक मार दी, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। सरकार तो चाहती है कि वो टारगेट पे रख के आपको काम करे। आपको समझना पड़ेगा, आपके साथ मोहब्बत नहीं है उनको। आपकी टांग तोड़ते हुए दर्द नहीं होता, आपके गोली मारते हुए दर्द नहीं होता, तो फिर आपको ही बचना पड़ेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मुसलमान जो युवा हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के चलना ही चाहिए। आपको इबादत करनी, इबादत करिए ना, आप इबादत करिए। आप झंडे पोस्टर लहरा करके, पोस्टर को फड़वा करके क्यों बेरुमती करा रहे हैं? मैं तो दारुल उलूम देवबंद भी गया था, मैंने वहां भी अपने तमाम उलेमा इकराम से बात की। मैंने कहा आप ये बात मैसेज क्लियर करिए, थोड़ी कड़वी गोली भी दीजिए लोगों को। ये ट्रैप में ना फंसे, ये ट्रैप है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बनाने का उतना जिम्मेदारी आप लोगों की भी, मुसलमानों की भी। मुझे मुसलमान की जिम्मेदारी कैसे बच जाएगा मुसलमान जिम्मेदारी से? सामाजिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। तो आप कैसे बच जाएंगे उससे? देश सबका है, ये देश सबका है। अभी हाल ही में एक रैली हुई आपके राज्य में मायावती जी की, और उसमें उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहन जी ने, योगी जी का काम अच्छा लगा होगा। हमारी टांगों पर गोलियां लग रही हैं, बच्चे हमारे जेलों में हैं, मदरसे हमारे ढा दिए गए, मस्जिदों के नीचे खुदाइयां दिखवाई जा रही हैं, रोज हमारे ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये तो आप बताइए, फिर हमसे वोट की दरकार क्यों है? मेरा सवाल वही था, अगर मायावती जी को योगी जी की सरकार अच्छी लग रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने बहन जी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद आपने मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, देश के अंदर ये तो हमारी साथ ही नहीं, देश के अंदर जो दलितों के साथ बीजेपी की सरकार के अंदर अत्याचार है, अगर बहन जी को उनका दर्द नहीं हो रहा तो ये बहन जी सब जवाब देंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहन जी की रैली के टाइम ही हरदोई में, बाराबंकी में पेशाब चटवाया गया। किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? बारात निकालने पर 10 जगह झगड़े हुए हैं पूरे देश के अंदर। देश के दलितों के ऊपर एट्रोसिटी के जो रेट है वो हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में 26%। अगर उसके बाद भी बहन जी को लगता है कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो ये समाज जवाब देगा जिनके ऊपर डंडा चल रहा है। क्योंकि देश में 2 लोग टारगेट पर हैं, मुसलमान और दलित। इनको रगड़ा जा रहा है। लेकिन दलित तो हिंदू है। आप कह रहे हैं हिंदू की परिभाषा क्या है? क्या हम नहीं हिंदू हैं? हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी हिंदुस्तान नहीं, ये तो आपकी परिभाषा है ना, मैं बीजेपी की परिभाषा की बात। बीजेपी की परिभाषा क्या है? बीजेपी की परिभाषा कुछ नहीं है। वो तो अपना आप दलित जो है उसको तय करना है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, या बौद्ध है, या जो भी नहीं। अगर वो दलित में अगर बौद्ध है वो तो उसकी चॉइस है, ठीक है ना, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दलितों को आप मुसलमान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते इस देश में। इसका एक ताजा मुसलमान के अंदर कमी क्या है कि आप उसको कोई कमी नहीं है, वो उनकी राजनीति है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कोई कमी है। नहीं तो बीजेपी आज की जो राजनीति है, आज मुझे बताइए, बीजेपी की मानसिकता धर्म के लिए नहीं है कि सिर्फ धर्म के लिए। अगर धर्म के लिए हो तो नफरत ही ना हो। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। जब वो मुसलमान की बात करती है तो वो उसको अपना हिंदू वोट इकट्ठा करना होता है, तो राजनीति है उसकी। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में जब बहन जी ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं, क्या उनके ऊपर कोई दबाव है, या फिर इस देश का दलित कोई नेता ढूंढ रहा है अपना फिर अलग से? देखिए, बहन जी के अलावा देखिए, दलितों के लिए एक ही घर है, जैसे मुसलमान के लिए कांग्रेस है, दलित का भी घर कांग्रेस है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमारी कांग्रेस की सरकार के अंदर ही मंत्री बनाया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चले गए, लेकिन वो एक मिशन मूवमेंट छोड़ गए। उस मिशन मूवमेंट को बाबू जगजीवन राम को आगे करा करके पूरा कराने का काम किसने किया? सरकारी के अंदर नौकरियों में आरक्षण देकर के उस आरक्षण की व्यवस्था को लागू कराने का काम किसने किया? पूरे देश के अंदर जमीनों का, भूमिहीन लोगों को भूमिहीन पट्टे देने का काम किसने किया?
मालिकाना अधिकार किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। ये बहन जी की सरकार में नहीं मिले, ये कांग्रेस की देन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायनों में साकार किया बाबू जगजीवन राम साहब ने, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया साहेब मान्यवर काशीराम जी ने। बहन जी ने भी बहुत संघर्ष किया। बहन जी सत्ता में आई, उन्होंने सत्ता का स्वाद देश के अंदर बताया कि दलितों को सत्ता का स्वाद ऐसा होता है। ये बात सही है, लेकिन एक्चुअल में देने का काम तो, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का काम तो कांग्रेस ने किया, और आप कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। क्यों? बावजूद इसके जो आपने बताया कि इतने आपने दलितों के लिए काम किए, उत्तर प्रदेश का दलित बहन जी को नेता मानता है, उनको वोट देता है। बिहार का दलित रामविलास पासवान को और नीतीश कुमार को महादलित वोट कर रहे हैं। मुझे एक बात तो बताइए, फिर भी कांग्रेस पार्टी मैं बिना दलित के जीत गया क्या? नहीं, वो तो मुझे वोट मिला है। नहीं, 2024 का तो चुनाव लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखिए, लोगों की समझ में आ रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहे। चिराग पासवान सरकार के अंदर बैठे तो दलितों के नेता कैसे हो गए? दलितों के नेता कैसे हो गए? दलितों के इश्यू के ऊपर बोलते क्यों नहीं? बहन जी खामोशी के साथ घर के अंदर बैठी रहेंगी और दलित पिटता रहेगा, तो बहन जी दलितों की नेता कैसे बचेगी? क्यों चिराग पासवान चंडीगढ़ गए थे अभी, जब वो पूरन कुमार ने सुसाइड किया? अच्छा, आईपीएस ने, तो क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें? बताइए ना, क्या हुआ उसमें? डीजीपी गिरफ्तार हो गए क्या? नहीं, हटा दिया उनको, गिरफ्तार तो नहीं हुआ। तो एक आईपीएस ऑफिसर अगर देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है एडीजी रैंक का, केवल दलित होने के कारण, तो इससे ज्यादा दबाव क्या हो सकता है दलित पे? आम दलित का क्या हाल होगा? आम दलित, चिराग पासवान साहब इस्तीफा दे देते तो समझ में आता कि आप दलितों के हितैषी हैं, दलितों के हमदर्द हैं, आप उस सरकार के अंदर शामिल हैं। आप बच नहीं सकते जिम्मेदारी से, आप उस सरकार में शामिल हो। और देश के अंदर दलित को और मुसलमान को उनका असल घर तो कांग्रेस दिया, तो कांग्रेस नहीं है। फिर भी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी अभी? कांग्रेस पार्टी के ऊपर दलित विश्वास नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, पूरा नहीं कर रहा है, पूरा नहीं, थोड़ा किया है 2024 के इलेक्शन में। मुसलमान भी नाराज हो गया था, अभी वापस हो गया ना। अभी देश के अंदर आप देखिए, राहुल जी सबसे पहली पसंद बनते हैं, दलितों की राहुल जी सबसे पहली पसंद बनते हैं। अब चर्चा शुरू हो गई है, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। देश में तो दलित कांग्रेस के साथ ही चलता है। उत्तर प्रदेश के सिनेरियो चेंज हुआ तब बदल रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी एक बेहतर विकल्प के तौर पर उनको देखा जा सकता है? किसके विकल्प के लिए? लीडरशिप के विकल्प के लिए। अरे लीडरशिप राहुल गांधी की है, नेता है हमारे राहुल गांधी। प्रियंका जी के भी वही नेता है, मेरे भी वही नेता है। मेरी नेता प्रियंका गांधी नेता राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी एलओपी हैं, संसद में विपक्ष के नेता हैं। उधर अब 2027 में खड़गे साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा है अध्यक्ष पद का। ये तो क्या ये सोच सकते हैं कि इधर संगठन और पार्टी? प्रियंका जी के नेतृत्व क्षमता गजब की है, गजब की है। मैं उसी गजब की बात कर रहा हूं। वो गजब की नेतृत्व क्षमता है उनके अंदर, और वो अपने फैसले लेने में बेइंतहा मजबूत है, मजबूत फैसले लेती है। और जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने की क्षमता एक नेता में होनी चाहिए, वो प्रियंका जी के अंदर सारी है। प्रियंका गांधी दूसरी इंदिरा जी की तस्वीर है, बिल्कुल इंदिरा जी की दूसरी डिटो तस्वीर है। जिसने इंदिरा जी को ना देखा हो, इंदिरा जी के साथ काम ना किया हो, वो प्रियंका जी को देख ले, प्रियंका जी के साथ काम करे तो पता चल जाएगा। इमरान जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अभी हाल ही में तालिबान के मंत्री दिल्ली आए थे और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें महिला पत्रकारों को रोक दिया गया। पहले आधा सवाल करिए मुझे, जो तालिबान के विदेश मंत्री के लिए लाल कारपेट बिछा था, जिन लोगों पे तालिबान का कह करके मुकदमे लिखाए गए थे, और जो पार्लियामेंट में तालिबानी सोच कह के आप नफरत परोस रहे थे, पहले उसका जवाब दो कि अब उनके लिए कारपेट क्यों बिछा रहे हो? अब उनके लिए कारपेट क्यों बिछा रहे हो? अब रेड कारपेट, ये रेड कारपेट डिप्लोमेसी भी तो हो सकती है। नहीं तो आप फिर नफरत क्यों बोल रहे थे? फिर आप नफरत क्यों बोल रहे थे यहाँ असेंबली में और पार्लियामेंट में? तालिबानी सोच, तालिबान का मतलब पता नहीं, तालिबानी सोच बता दी थी। अब क्या हुआ? ये जो है ना, असल में अपने किए हुए पर इनके फैसले अगर आप देखेंगे ना, चाहे वो जीएसटी पे हो, चाहे वो विदेश नीति के ऊपर हो, यू टर्न मारने में ये सरकार माहिर है। एकदम यू टर्न मारते हैं। और बेहतर जो तुमने फैसला लिया था उस फैसले को तो बता दो क्या था। नहीं, अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए उसको वापस आने क्या दिक्कत है? तो यू टर्न मारते हैं ना। फिर आप इतना प्रोपेगेट मत करो, इतना हंगामा मत बरता करो कि मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने ऐसा स्ट्रोक लगा दिया
अरे भाई स्ट्रोक लगा दिया, फिर जब वो वापस होता है फिर मानो ना कि मोदी जी की गलती थी। अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी नोटबंदी ने। 2000 का नोट लाए थे, कहां गया मार्केट में से 2000 का नोट? लाए थे क्यों, हटाया क्यों? तो ये सरकार क्या, इनका वर्किंग, बस ऊपर वाला भला करे, देश हमारा तरक्की करे, हम तो यही कामना कर सकते हैं। हालात एक छोटी चीज रहेगी बस, आपके पास हिंदुस्तान की मीडिया का क्या विकल्प है? क्योंकि आपके साथ तो वो है नहीं, तो आप लोग अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाओगे? देखिए ये तो अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, सोशल मीडिया बहुत, लेकिन गांव के लोग कहाँ सोशल मीडिया देख पाते हैं? बहुत लोग देख रहे हैं। अब ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि गांव के लोग सोशल मीडिया नहीं देख रहे। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी देखता है। अब हर आदमी के हाथ में है। अब रावल साहब, आपको गांव का हर आदमी देखता है। आप ये मत सोचिए कि आपको केवल दिल्ली के अंदर एलीट क्लास के अंदर आप बैठ करके सुने जाएंगे, नहीं, हर जगह देखा जाता है। तो ये, तो आप ये मानते हैं कि टीवी का विकल्प, अखबार का विकल्प सोशल मीडिया हो गया? आ गया। अखबार का विकल्प, टीवी का विकल्प सोशल मीडिया बन चुका है। आपको महसूस होता है सहारनपुर में? बिल्कुल। लोग कहते हैं, मैं इनसे बात ही नहीं करता। किनसे? टीवी वालों से? हाँ, ज्यादा मैंने कुछ इनकी जरूरत होती है तब कर लेता हूँ, वरना नहीं। हाँ भैया ना, अपनी बात पहुंचानी है अपने को, तो बात पहुंचा, मेन मकसद क्या है? बात पहुंचाना। बात हमारी पहुंच रही है, बात तो हमारी पहुंच ही रही है। तो यहाँ ये जो हमारी छवि गढ़ी थी मीडिया ने, ये सोशल मीडिया की तो मेहरबानी है कि साफ हो गई। लोगों को समझ में आ गया भाई ये तो ये है ही नहीं जो दिखा रहे। अब सहारनपुर के लोग ये नहीं मानते जैसे सहारनपुर के तो पहले भी नहीं मानते थे, देश में मानने लगे थे लोग। सहारनपुर के तो ना पहले मानते थे, ना आज मानते, ना कल मानेंगे, क्योंकि उनको तो पता है इमरान मसूद गरीब आदमियों का नेता है। मैं सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैं लाव लश्कर के साथ नहीं चलता हूँ। सिक्योरिटी नहीं रखते? अरे मैं कभी नहीं, मैं तो अकेला सहारनपुर चला जाता हूँ यहाँ से गाड़ी चला कर, अपना आप अकेला, कोई भी नहीं होता मेरे साथ। मेरे घर वाले नाराज होते हैं, क्या करें? अरे माने अल्लाह है, मौत और जिंदगी का मालिक किसी के हाथ में थोड़ी ही है। तो आप ये कह रहे हो कि जो राहुल गांधी यहाँ संसद में कहते हैं कि भाई अडानी, अंबानी और जो ट्रम्प की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, वो सब जमीन पे जा रहा है? ये कह रहे हो आप? और आप बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये हो रहा है? थोड़ा सा डाउट लगता है मुझे कभी कभी। नहीं, हो रहा है। मुझे हो सकता है हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए हमें इतना ना पता हो। सब हो रहा है, सबको सब समझ में आ रहा है। लोग अब ऊब गए इनकी बातों से। अब आप मन की बात चली थी, मन की बात अब नहीं मन की सुनाते हैं, दूसरे की सुनने नहीं चाहते। और अगर इतने उबने के बाद भी ये फिर से बिहार जीत गए तो? कहाँ? देखिए बिहार मुझे तो नहीं लग रहा है, तो भी मैं क्या कह दूं, मुझे तो लग नहीं रहा बिहार जीत रही है। जो हालात है, जो माहौल है, चूंकि महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस तरह इन्होंने जीता वो अलग बात है भाई। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव तो प्योर चुराया हुआ चुनाव है, प्योर चुराया हुआ चुनाव है। क्या बात है। तो आज के दौर में थोड़ा मुश्किल है एक मुसलमान होकर राजनीति करना, क्योंकि पिछले 11 साल की जो हिंदुस्तान की राजनीति है जिस तरीके से वो बदली है, और मैं कहता हूं अब कि अब हिंदू तुष्टीकरण होता है। देखिए गिला बीजेपी से क्या करें, गिला तो अपनों से होता है। गिला बीजेपी से नहीं होता, गिला अपनों से होता है। आज मुझे राहुल जी के अलावा और प्रियंका जी को मैं देखता हूं, ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई खुल करके हमारी बात को रखने में डर न महसूस करे, मुसलमानों की बात रखने में। हाँ, ये बात, ये मैंने इस बार, मैं तेजस्वी को बधाई दूंगा कि तेजस्वी साहब ने कम से कम वक्त के ऊपर खुल करके अपनी बात को बोलने का काम किया। तो जो लोग, जो पार्टीज, हमने देखा कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, नीतीश जी की लास्ट गवर्नमेंट जो बनी थी उसके अंदर बहुत बड़ी हिस्सेदारी वहाँ जो उनके वोट के अंदर मुस्लिम शेयर था उनकी हुई, चंद्रबाबू नायडू साहब को मिला। लेकिन वक्त के कानून के ऊपर दोनों लोग, दोनों चुप नहीं रहे। चुप रहे तो अलग बात है, चुप नहीं रहे, अगेंस्ट गए। और वक्त का कानून एक ऐसा कानून बनाया गया है जो मैं समझता हूं आज़ादी के बाद मुसलमान के ऊपर खास तौर से सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि उस कानून के अंदर वो तमाम प्रावधान समाप्त कर दिए गए जो वक्त को बचा सकते थे। उसके अंदर तमाम चीजें ऐसी कर दी गई कि वक्त की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हो जाएंगी। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया गया कि वक्त के पास इतना ताकत है कि वक्त किसी भी जमीन को वक्त कर सकता है, जो गलत है। 2013 के अंदर
2013 में जो वक्फ एक्ट बना था, सारी खामियों को निकाल करके उसको तैयार किया गया था। इन्हीं की गवर्नमेंट ने वामसी पोर्टल के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराया। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया गया और उसमें कहा गया कि 99% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन हो गया। जब आप 99% प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन करा चुके, फिर आपने इस कानून के अंदर यह प्रावधान कर दिया कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा उम्मीद पोर्टल पर। और जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और नहीं करा पाएंगे तो वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी, और उसके लिए आपको कुछ कागजात भी देने पड़ेंगे। जो हमारी आबादी क्षेत्र होता है गांव के अंदर, आपने आज भी होगा कि आबादी क्षेत्र में आज भी गांव के अंदर बैनामा नहीं होता। आबादी दर्ज होती है, आबादी के अंदर मकान बना हुआ, बस वो मकान दर्ज रहता है। जो हमारी पुरानी परंपराएं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान हो, वो बाई यूजर चलता था। कहीं शमशान है तो शमशान दर्ज हो गया, कहीं कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान दर्ज हो गया, कहीं दरगाह है तो दरगाह दर्ज हो गई, कहीं इमाम बाड़ा है तो इमाम बाड़ा दर्ज हो गया। क्योंकि ये जो वो प्रॉपर्टी जो 1906 में हिंदुस्तान में रजिस्ट्री स्टार्ट हुई, ये सब प्रॉपर्टी 1906 से पहले की हुई, तो उनका बैनामा होने का मतलब नहीं है, क्योंकि बैनामा होता ही नहीं था, रजिस्ट्री होती नहीं थी। वो सारी प्रॉपर्टीज को आपने कह दिया कि पेपर लाएं, कहां से लाएंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 78% प्रॉपर्टीज को कह दिया ये तो सरकार की है। जहां कब्रिस्तान है, जहां मस्जिद बनी हुई है, जहां मतलब मशहूर टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, उसको भी आप अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं। उसके अलावा जो कदीमी पुरानी चीजें थी, 1871 में एएसआई बना, और एएसआई को संरक्षण का जिम्मा दिया गया 1904 में कि आप इन इमारतों का संरक्षण करेंगे। अब एएसआई उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना दावा करने लगा कि वो प्रॉपर्टी, भाई आपको तो मैनेजर बनाया था, आप उसके मालिक कैसे हो गए? अब वो तय कर रहा है कि साहब यहां नमाज होगी, यहां नहीं होगी, इस वक्त की नमाज पढ़ लीजिए, आप इस वक्त की ना पढ़े, चाहे वो हुमायूं टॉम्ब हो, चाहे वो बहुत सारी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब के ऊपर ये कानून बना दिया कि सब इनका माल का नाक तो उनके पास चला जाएगा, जबकि वो किसी भी सूरत में जायज नहीं है। जो वक्फ के ऊपर काबिज लोग हैं, उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट को आपने खत्म कर दिया। तो वक्फ के ऊपर लिमिटेशन एक्ट आप खत्म करोगे तो लोग एडवर्स पोजीशन में जाएंगे। एडवर्स पोजीशन के अंदर उनको तो आपने खुली छूट दे दी, रास्ता खोल दिया उनके लिए। तो ये कानून पूरी तरह से वक्फ को बर्बाद करने वाला है। और इस कानून के लिए जिस तरह से नीतीश बाबू ने और चंद्रबाबू नायडू साहब ने हमारा वोट भी लिया और फिर हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान दिया, अगर ये दो लोग अड़ जाते तो ये कभी कानून नहीं बन सकता था। हालांकि हमारी सरकार आएगी, मुझे यकीन हमारी सरकार आएगी, हम इसे ठीक कर देंगे, ये बात सही है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान कर चुके होंगे। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। मुझे पता है कि आपको निकलना है, सहारनपुर जाना है। शुक्रिया। तो ये थे इमरान मसूद साहब। इनके विचार, जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा साफ साफ बोलते हैं, लाग लपेट नहीं करते। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, और कोई आपके सुझाव हो तो वो भी भेज दीजिएगा। आज इतना ही, नमस्कार।